इजराइल और ईरान मध्य पूर्व के नक्शे पर दो ऐसे देश हैं जो भूगोल से दूर हैं, लेकिन नफरत के समीकरणों में एक दूसरे के सबसे करीब हैं। अब इनके बीच के समीकरण फिर से बदले हैं। इजराइल ने एक बार फिर ईरान पर हमला कर दिया है, लेकिन इस बार हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं बल्कि रणनीति, राजनीतिक खेल और परमाणु भविष्य का भी है। बदले में ईरान ने भी इजराइल की सरजमीन पर करीब 100 मिसाइल से हमला किया। अब जंग में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने भी दखल देना शुरू कर दिया है। तो चलिए आज समझते हैं इजराइल और ईरान की दुश्मनी की पूरी कहानी को। जानेंगे कि मध्य पूर्व के दोनों देश क्यों दो हाथ करने पर तुले हैं और इस सब में अमेरिका का नाम क्यों उछाला जा रहा है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 12 मई की रात इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत की। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान को छूते हुए बम बरसाए। धमाके की आवाजें, इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानों का रुक जाना और प्रधानमंत्री नेतन्याहू का वो वीडियो संदेश जिसमें वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक मिशन पूरा नहीं हो जाता। ये सभी घटनाएं हमले की भीषणता को दिखाती हैं। मगर सवाल ये उठता है कि इजराइल ने ये कदम क्यों उठाया। दरअसल इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता रहा है और इस बार नेतन्याहू ने साफ कहा कि हमला ईरान की परमाणु संवर्धन सुविधाओं, वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों के खिलाफ है। यानी निशाना सिर्फ बम नहीं थे, बल्कि वो लोग और संस्थाएं भी थी जो भविष्य में परमाणु हथियार बना सकती हैं। दुनिया ने जब ये हमला देखा तो उसकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि अमेरिका इसमें शामिल है या नहीं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस पर दो टूक कहा, हम इस हमले का हिस्सा नहीं हैं। ये इजराइल का निर्णय है और हम ईरान को चेतावनी देते हैं कि वो अमेरिकी हितों या सैनिकों को नुकसान न पहुंचाए। ये इजराइल की एक तरफा कार्रवाई थी, शायद हाँ, लेकिन शायद नहीं भी, क्योंकि दुनिया की राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं चलती, संकेतों और रणनीतियों से चलती है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ईरान ने परमाणु संवर्धन के अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ईरान के पास 60% शुद्धता वाला यूरेनियम है, यानी ऐसा यूरेनियम जिससे 9 परमाणु बम बन सकते हैं। ये सुनते ही इजराइल में हलचल मच गई। ट्रम्प प्रशासन जो पहले ही ईरान के साथ परमाणु बातचीत में लगा था, अब उस वार्ता को लेकर असमंजस में था। लेकिन इजराइल को अब और इंतजार मंजूर नहीं था। नेतन्याहू ने जो हमला किया उसमें सिर्फ मिसाइल्स नहीं थी, उसमें एक संदेश भी था कि अगर तुम्हारा इरादा परमाणु हथियार बनाना है तो हम पहले ही रोक देंगे। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो इजराइल ने अपनाई। इस बार इजराइल ने वही रणनीति अपनाई जो उसने पिछले साल हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में अपनाई थी। दुश्मन के सिर्फ अड्डों पर नहीं बल्कि उसके लीडरशिप पर हमला करना, यानी दुश्मन का सिर काटना। तेहरान में जो बिल्डिंग्स टारगेट की गई वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले में थी। लेकिन क्या ईरान की लीडरशिप मारी गई? नहीं। अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन ईरान की मिलिट्री, रेवोल्यूशनरी गार्ड और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया गया है। ये भी ईरान के भीतर अभूतपूर्व क्षति है और इसका मतलब है कि ईरान भी उसका जवाब देगा ही, और ऐसा हुआ भी। ईरान ने भी इजराइल की सरजमीन पर करीब 100 मिसाइल से हमला किया। ईरान ने इजराइल को लेकर पहले भी हमले किए हैं, लेकिन इस बार मामला और गंभीर था, क्योंकि नेतन्याहू ने न सिर्फ हमला किया बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि वो अब सिर्फ बात नहीं करेगा। यही नेतन्याहू की राजनीतिक सोच है। खतरा बढ़ाओ, हमला करो और फिर अपने देश में हीरो बनो। सवाल है कि अमेरिका इसमें कहाँ खड़ा है? सवाल का जवाब थोड़ा पेचीदा है। एक तरफ अमेरिका बार बार कह रहा है कि वो इस हमले में शामिल नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने सैनिकों को सुरक्षित करने के लिए तैनाती बढ़ा रहा है और ईरान को धमकी भी दे रहा है कि अगर परमाणु समझौता नहीं किया तो ऐसे हमले और होंगे। इसीलिए कुछ जानकार मानते हैं कि ये सब एक रणनीति भी हो सकती है, यानी अमेरिका खुद सामने नहीं आ रहा लेकिन इजराइल को आगे कर रहा है ताकि ईरान पर दबाव बना रहे। चैथम हाउस के सलाहकार योसी मैकेलबर्ग कहते हैं कि अमेरिका शायद इजराइल को पागल दोस्त की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, जो खुद से हमला कर दे और फिर बातचीत में अमेरिका को फायदा हो। इस वक्त गाजा पर जंग के कारण इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से ही अलग थलग है। कई देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड ने इजरायली मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में अमेरिका ही इजराइल का एकमात्र मजबूत सहयोगी बचा है। नेतन्याहू को भी पता है कि वो अमेरिका के बिना कुछ बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि ये हमला या तो अमेरिका की रजामंदी से हुआ या फिर उसकी चुप्पी से। अब आते हैं उसके महत्वपूर्ण बिंदु पर। ईरान का अगला कदम क्या होगा? ईरान कहां तक पलटवार करेगा? क्या वो सिर्फ एक हमले से बात खत्म कर देगा या फिर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ेगा या फिर उसके सहयोगी हिजबुल्लाह, हौथी कोई प्रतिक्रिया देंगे? तो अब तक की स्थिति से लग रहा है कि ईरान के पास विकल्प सीमित हैं। उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर है, उसके सहयोगी पहले ही थक चुके हैं और अब वो सीधे हमले के शिकार हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि ये लड़ाई अब अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच ये तनातनी नई नहीं है, लेकिन इस बार बात बहुत आगे निकल चुकी है। इस बार हमला सिर्फ ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के भविष्य के इरादों पर हुआ है।
और यही वजह है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। ये कहानी जो अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरू हुई है। इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये दुनिया की निगाहों में है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव देकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिएगा। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।